ओके। तो अच्छा। अच्छा जी, तो हम लोगों के सामने विरासत जो है वो स्पेयर डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन के इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल इन केस जो है आपके कोई वायरल बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके रिजल्ट के अंदर भी बच्चे के अंदर वही अगेन बात होगी कि वेरी फ्यू न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि अच्छा देखो बेटा, आपके सामने ये जो है ना प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये आप अगर प्रोटीन के चैप्टर के अंदर देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट इट इज लिंक्ड। ठीक है, और बाकी जो आप देखो यूएसएस का पेपर ना आता है क्लिनिकल सिनेरियोज के हिसाब से, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आपकी ये डिजीज ना उसके अंदर ऐड करवाई गई है। ठीक है, तो ये डिजीज यहाँ पे भी आपकी प्रोटीन एनर्जी के अंदर भी चल रही है और न्यूट्रिशन वाला टॉपिक जब आएगा तो उसके अंदर भी चल, तो दोनों केस के अंदर आपकी होनी है। बुक के अंदर आपकी दिया हुआ है लिपन कोड के अंदर, लेकिन इट इज मेंशन इन द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये प्रोटीन के साथ भी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप बीएसएन के हो तो आपको ये मेरास्मस और क्वाशियोर के अंदर डिफरेंस के अंदर भी आ जाता है, और एमसीक्यूज के अंदर भी इनके क्लिनिकल इंडिकेशन और डिफरेंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगेन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें आपके जो है ना आपके सामने ये बच्चा है, इसके अंदर क्या है, आपको स्फेयर रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन है, सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे आपके फैट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल अपीयरेंसेस होती है। ठीक है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, रिंकल स्किन हो जाएगी बहुत ज्यादा फैट लॉस होने की वजह से, और बॉनी प्रोमिनेंस होगी, स्केलेटल अपीयरेंसेस आ जाएंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी से भी एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से इनके अंदर डिहाइड्रेशन पाई जाती है। उसके अंदर वाशिकोर के अंदर क्या था, सवेयर डीमा था, यहाँ पे डिहाइड्रेशन है। ठीक है, और मसल जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। देयर आर अदर डिजीज, और ये डिजीज जो है आपके प्रोटीन के चैप्टर के अंदर ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जेनेटिक डिफेक्ट हैं, और जेनेटिक डिफेक्ट के अंदर देखो आपको ना वो यहाँ पे बताएगा कि हाँ जी, अच्छा आपको ना वो बता रहा है कि इस जो जेनेटिक डिफेक्ट हैं ज्यादातर आपकी कोलेजन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोलेजन का मेटाबॉलिज्म हुआ और मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको पता डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर होते हैं, अगर इफ वन ऑफ दी एंजाइम, अगर उसके अंदर एंजाइम इम्प्रॉपर था या फिर वो जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो वाला एंजाइम बनाने के लिए उस जीन ने अपना काम नहीं किया, एज अ रिजल्ट वो एंजाइम नहीं बना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने जो कोलेजन बनेगा ना वो स्टेबल नहीं होगा, और जब कोलेजन स्टेबल नहीं है तो आपके मसल के अंदर मसल टोन या बाकी सारी चीजें भी इफेक्ट होंगी या बोन्स को भी जाकर वो इफेक्ट करेगा। तो कोलेजिनोपैथी जो है, दीज आर द डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन द डिफेक्ट इन द स्टेप ऑफ कोलेजन फाइबर सिंथेसिस। ठीक है जी, बहुत सारी कहते हैं कि 23 जीन है, 23 जीन के अंदर मोर देन 1000 जो है ना म्यूटेशन पाई जाती हैं कोलेजिनोपैथी के अंदर, और देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ डिजीजेस जो इस केस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और इसके अंदर सबसे पहली डिजीज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है एलर्ट डैनलो सिंड्रोम। एलर्ट डैनलो सिंड्रोम जो है वो आपकी हेट्रोजेनस इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, या इनहेरिटेशन ये इनहेरिटेड है, जेनेटिक कॉज की वजह से ये डिफेक्ट होता है। इसके अंदर असल में होता क्या है कि अफेक्ट करता है ज्यादातर ये म्यूकोस्केलेटल जो मसल्स हैं, मसल्स को इफेक्ट करेगा, स्किन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका उसको भी इफेक्ट जो है ना इफेक्ट करेगा। किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट किस तरह से करता है कि जब कोलेजन नहीं बन रहा, इन केस फॉर एग्जांपल आपके सामने एंजाइम यहाँ पे कहते हैं लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज एंड प्रोकैलोजन पेप्टाइडेज, ये एंजाइम है, ये अपना काम नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कोलेजिनोपैथी या एहलर सिंड्रोम के अंदर देयर आर कंडीशन, 5 कंडीशन है जिसके अंदर कोलेजन की टाइप डिफरेंट होती है। इस केस के अंदर होता क्या है कि मसल, क्योंकि कोलेजन फाइबर नहीं होता, और कोलेजन क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब ये अगर कोलेजन फाइबर नॉर्मल जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। इसका एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मसल की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स उस एरिया के अंदर मौजूद है ना उनको भी रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्योंकि आपके मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके जॉइंट्स के अंदर भी डिसलोकेशन हो सकती है, क्योंकि मसल जो है उनको वो जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे ड्यू टू डिफेक्टेड कोलेजन। ठीक है, इस स्टेज के अंदर यहाँ पे देखो कि आपका जो है स्किन यूजुअली ऐसे नहीं होता कि आपकी स्किन इस तरह से उतर के और ये हो जाए। ठीक है, लेकिन एहलर सिंड्रोम में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा और मसल स्ट्रेंथ या मसल टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, तो ये इस तरह से सिचुएशन होती है। और यहाँ पे देखें ये
कि आपका वैसे यूजुअली यू कैन नॉट पॉसिबली आप अपना सामने इस तरह नहीं मूव कर सकते हो, लेकिन आपके सामने क्योंकि मसल वीकन है, मसल स्ट्रेंथ कम है, जिसकी जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स है ना वो भी मोबाइल हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ उसके ऊपर काम रहती है, ठीक है। फिर एक और जो है ना सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग जिसको कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर इसको इस डिजीज को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रिटल बोन डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी, और ये भी क्या है, ये भी आपके जो है ना कोलेजिनोपैथीज की ही एक टाइप है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको पता है कि बोन है, बोन के अंदर भी कोलेजन मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर जो कोलेजन है, अगेन वो जो कोलेजन बन रहा है वो म्यूटेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर वो कहता है कि ओवर 80% ऑफ केस जो है ना आपके सामने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के वो डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है, यानी इट रन इन फैमिलीज। इसके अंदर अब होता क्या है कि आपके सामने कोलेजन था, और उस कोलेजन की स्ट्रेंथ के अंदर जो ग्लाइसिन है ना वो आपकी, क्योंकि आपको पता है ग्लाइसिन एक शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड है, वो रिप्लेस हो जाता है बल्कि चेन अमाइनो एसिड से, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो आपका बनता है ना, आपका कोलेजन फाइबर बनता है, वो वैसा नहीं, फिनोटिपिकली वैसा नहीं होता जितना जैसा हमें चाहिए होता है। अब इस केस के अंदर ऐसे होता है कि दे आर डिफरेंट कंडीशन। ज्यादातर ऐसे होता है कि बोन की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती, तो ज्यादातर जो ये है ना बोन फ्रैक्चर होना बहुत इजीली हो जाता है। और इन सर्टेन केसेस इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ये होता है कि इनसाइड मदर बॉडी फीटस के अंदर बोन फ्रैक्चर हो जाता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी बोन जो है ना फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। और स्टिल बर्ड्स भी या स्टिल बॉर्न चाइल्ड जो है वो भी इस केसेस के अंदर पाए गए, ठीक है। सिम्टम्स इनके यही है कि फ्रैक्चर होगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होंगी, या फिर इन सर्टेन केसेस वापस अभी पाई गई हैं। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए यही है कि आपके सामने डिस्फॉस्फोनेट्स दी जाती हैं, लेकिन उन बच्चों को दी जाती हैं या उन लोगों को दी जाती हैं जो आफ्टर बर्थ दी जाती हैं। ड्यूरिंग बिफोर बर्थ इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, या फिर आपके पास जो है ना आफ्टर जो है ना ड्यूरिंग डिलीवरी जो इश्यूज आते हैं उसके अंदर ये बिस्फॉस्फोनेट्स नहीं एडमिनिस्टर करवाए जाते। फिर आपके सामने मैम काइंडली जी जी काइंडली रिवाइज कर दें ये वाली डिजीज एक दफा, इसके कॉजेज। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन इन कोलेजन सिंथेसिस, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि कोलेजन की एक स्ट्रैंड है आपकी, क्योंकि ये एक फिब्रस प्रोटीन है, तो उसके अंदर ग्लाइसिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद सम बल्की चेन अमाइनो एसिड, जिसकी लंबी चेन हो उसके साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो होल स्ट्रक्चर है आपके कोलेजन का वो डिस्टर्ब होता है। और आपको पता है यही कोलेजन जो है आपकी बोन्स के अंदर भी होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है बीइंग करने के लिए और ये आपके सामने इन प्लेस रखने के लिए आपके ऑस्टोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं उनको अपनी जगह पे रखती है। तो अगर ये कोलेजन सिंथेसाइज सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बोन है वो उतनी ज्यादा वो नहीं होगी, जितनी ज्यादा हार्ड होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो बोन्स विल बिकम वेरी इजी, बिकम ब्रिटल और इजी टू ब्रेक, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैंने आपको बताया कि आफ्टर अगर फॉर एग्जांपल किसी एडल्ट के अंदर ये इशू है, ठीक है, मतलब सिम्टम्स आफ्टर बर्थ अपीयर होते हैं तो जेनेटिक कॉजेज की वजह से, लेकिन सिम्टम्स आफ्टर बर्थ अपीयर होते हैं तो फ्रैक्चर बहुत इजीली हो जाता है। और इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि बच्चा, ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ का है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये बोन्स फ्रैक्चर्ड है, बिल्कुल बोन्स फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो ये डिफॉर्मिटीज हैं बिफोर बर्थ, और सर्टेन केसेस के अंदर ड्यूरिंग जो है ना डिलीवरी भी बच्चों के अंदर ये होता है कि आपकी इनकी बोन वगैरह टूट जाती है, दैट इवन रिजल्ट इन स्टिल बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो ये बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ओके आगे मैम आपके ये बोन कैसे टूट जाती है? देखो बच्चे मेरी बात सुनो, आ, ये ना जिस तरह मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह हम स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर बुनते हैं ना, ठीक है, आप स्वेटर देखते हो उसके अंदर धागे एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं, ठीक है। अब मैं उसके अंदर कोई बीड वगैरह लगा रही हूँ, कुछ भी लगा रही हूँ, जब तक वो धागे इंट्रिकेटेड सही अपनी जगह पे मौजूद नहीं होंगे ना, मेरा स्वेटर खराब हो जाएगा, होता रहेगा, ऑब्वियसली खराब होता रहेगा अगर उसको मैंने सही से बुना नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोलेजन उसी चीज का काम करता है, अपने सेल्स को सही जगह पे रखने का काम करता है। अब कोलेजन ही डिफेक्टेड है तो फिर आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ नहीं ना होगी, डेंसिटी उनकी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी क्योंकि बोन की कम होगी तो इजीली ये फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है, समझ आइए। तो जरा सा भी प्रेशर लगेगा वो फ्रैक्चर हो जाएंगी, समझ आइए बच्चे के नहीं। यस मैम, आ गई है। ओके, मार्फन सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, इसके अंदर अगेन कनेक्टिव ओके टिश्यू की मैम, आ डिसऑर्डर, गई है समझ। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू जो है वो लॉस हो जाते हैं। और अच्छा,
लॉस हो जाते हैं। इसके अंदर म्यूकोलोस्केलेटन और कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, और स्किन और आई के अंदर अगेन है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट रिजल्ट इन सिंड्रोम दैट इज मार्फन सिंड्रोम। आगे अब देयर आर सर्टेन प्रोटीन जो कि आप जो है ना देखते हो फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है। अब डायग्नोसिस के लिए अल्फा बीटा प्रोटीन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अल्फा बीटा प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो है ना फीटस के अंदर अगर कोई जो है ना अल्फा बीटा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ज्यादातर गेस्टेशन लाइफ के अंदर फीटस के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बीमारी वगैरह है तो उसको डायग्नोस करने के लिए ना हम अल्फा बीटा प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटीन ये डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर आपकी बेंज जोन्स प्रोटीन है, ये वो पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि आपके जो है ना यूरिन के अंदर वैसे नहीं होती, ठीक है। और ये सर्टेन काइंड के एंटीबॉडीज हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि आपके कोई किडनी के अंदर इशू हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, नेफ्रॉन कहीं डैमेज हो गया ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये बेंच जोन्स डिजीज आपके यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसके लिए भी हम करते हैं। और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज अगेन जो है ना एक प्रोटीन है दैट इज जो है ना बिग इन साइज। और क्योंकि इससे ड्यू टू इस शायद आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो फिल्टर आउट होके आपके जो है ना आपके ग्लोमेरुलस से बाउमेन कैप्सूल के अंदर नहीं आती, ठीक है। अनलेस और अनटिल आपका कोई डैमेज ना हो नेफ्रॉन के अंदर या किडनी के अंदर। अगर डैमेज है तो एल्ब्यूमिन क्रॉस करके आएगी और क्रॉस करके आपके मतलब ग्लोमेरुलस को क्रॉस करके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आएगी और आपकी यूरिन के अंदर भी पाई जाएगी। तो सर्टेन केसेस के अंदर ये डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए एल्ब्यूमिन, बेंजोन प्रोटीन और अल्फा बीटा प्रोटीन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जनाब प्रोटीन की मैम अल्फा डाइजेशन। फीटोप्रोटीन जी जी सिर्फ जी, उसी फीटस में डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। ज्यादातर फीटस के अंदर अगर कोई इंट्रा यूट्राइन लाइफ है उसके अंदर उनकी जो है ना कोई भी डिजीज वगैरह है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, आगे हम लोगों के सामने जो है ना डाइजेशन है प्रोटीन की। प्रोटीन डाइजेशन है, प्रोटीन डाइजेशन के अंदर ना आपने देखना है कि हम लोग देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रोटीन है, डाइटरी प्रोटीन जो है आपको पता है डीनेचर हो जाती है कुकिंग से, ठीक है। कुकिंग अगर आप उसको कुक आउट कर रहे हो तो डीनेचर हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपके सामने इजी मतलब किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखो मीट है, ठीक है, मीट करते हैं हम, कुक करते हैं और फिर हम उसको इंटेक करते हैं। इसी तरीके से ऑल दीज एंजाइम आर हाइड्रोलाइज्ड इन नेचर। हाइड्रोलाइज्ड इन नेचर यानी वाटर की मौजूदगी में किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइज्ड है। कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना आपने आगे देखने हैं, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, साइमोजन जिसको हम कहते हैं ना, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर वो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी एक्टिवेशन होती है। रीजन इसकी यही है कि आपके सामने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एंजाइम है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रिलीज होगा ना, तो जिस जगह से वो रिलीज हो रहा है वहां पे क्या होगी, ऑटो डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑटो डाइजेशन होगी उस जगह की तो वो डैमेज होगी, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना आपके जो है ना, जिस तरह आप एग्जाम्पल देखो कि आगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ट्यूब डायरेक्टली एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाए, ठीक है, तो वो स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट करने लग जाएगा। तो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म यानी जाइमोजन फॉर्म के अंदर आपकी जो डाइजेस्टिव प्रोटीन एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं। बेटा माइक अपना बंद कर लें इसका। ओके, अब जो जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, दीज आर द एंजाइम दैट एक्चुअली कॉजेज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वो दो तरह के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं और एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं। एंडोपेप्टाइडेजेस आर द एंजाइम जो कि क्या करते हैं आपके सामने प्रोटीन के सेंटर के अंदर उसको ब्रेक करते हैं, उनका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद उनकी डाइजेशन करते हैं और स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर ट्रिप्सिन आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टिल, ये आपके जीआईटी के एंजाइम है जो कि आपके एंडोपेप्टाइडेज के अंदर आते हैं। फिर एक्सोपेप्टाइडेज के अंदर आ जाता है। एक्सोपेप्टाइडेज जो है ना हमेशा टर्मिनल साइड से ब्रेक डाउन करेंगे आपकी प्रोटीन की, ठीक है। और टर्मिनल साइड से जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो अगर आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है, तो अगर आपकी जो है ना एंजाइम कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से डाइजेशन स्टार्ट करवा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। और अगर हम लोगों के पास अमाइनो टर्मिनल से जो है ना डाइजेशन स्टार्ट करवा देती है तो उसको हम लोग कहते हैं ये अमाइनो पेप्टाइडेज है, ठीक है जी। अच्छा,
मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। 2 मिनट। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ बेटा कि एक्सोपेप्टाइडेज जो है ना आपके सामने, ये वो एंजाइम है जो कि हमेशा टर्मिनल का मतलब एंड वाली साइड के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का एक अमाइनो टर्मिनल भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उसके साथ अटैच होता है ना। तो अगर कोई एंजाइम आया तो एंजाइम ने उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अटैक किया, तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर अटैक करके डाइजेशन कर रहा है, उसे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो एंजाइम हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कहलाएगा। लेकिन अगर टर्मिनल एंड के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है या अमाइनो ग्रुप एक्सपोज है, तो उस स्टेज के अंदर जो एंजाइम लगेगा वो अमाइनो पेप्टाइडेज है, ठीक है जी। या अमाइनो पेप्टाइडेज इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा। क्लियर है? यस क्लियर है? मैम। अच्छा जी, अब देखो हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने देखनी है गैस्ट्रिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गैस्ट्रिक डाइजेशन यानी आपके स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है मैम प्रोटीन की। एक्सोपेप्टाइडेज की एग्जांपल बता दें कोई। एक्सोपेप्टाइडेज के अंदर एग्जांपल आ जाती है, 2 मिनट बेटा मैं आपको देखकर बता देती हूँ। अच्छा जी बेटा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है ना, अच्छा एक्सोपेप्टाइडेज जो है आपकी जितने भी एंजाइम जो है ना आपके जो इसके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो एक्सोपेप्टाइडेज है, ठीक है। उसके अंदर आपके सामने एक्सोपेप्टाइडेज के अंदर आ जाता है, पैरापेप्टाइडेज के अंदर ये आ जाता है। मैं आपको ना देखकर आफ्टर द लेक्चर बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आगे हम लोगों के सामने जो है ना आपके आ जाती है गैस्ट्रिक डाइजेशन। हम लोगों ने डाइजेशन देखनी है प्रोटीन की, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइजेशन देखेंगे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टमक के अंदर देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल, ठीक है। जो पहले सेल होते हैं वो हम लोगों के सामने होते हैं, पहले सेल हैं आपके सामने, वो सेल हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, वो है पेराइटल सेल, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रो एसिड है, तो वो कहते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि आपके गैस्ट्रिक वो स्टमक के अंदर रिलीज होता है, तो ये वेरी डाइल्यूट होता है, ठीक है। और ये इतना डाइल्यूट होता है कि डायरेक्टली प्रोटीन की लाइसिस के अंदर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट बॉडी टेम्परेचर कुड नॉट ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड। रीजन इसलिए ये है कि ये जो है बहुत ज्यादा वो होता है डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है। तो इन एडिशन टू दैट एचसीएल हम लोगों को कोई क्या चाहिए, हम लोगों को कोई डाइजेस्टेड प्रोटीन चाहिए या एंजाइम चाहिए जो अलोंग विद एचसीएल आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन की लाइसिस करवाए या ब्रेक डाउन करवाए, ठीक है जी। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम जो कि जीआईटी के अंदर, जो कि आपके स्टमक के अंदर डायरेक्टली रिलीज होते हैं। तो रेनिन इज एन एंजाइम जिसको हम लोग काइमोसिन भी कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, थ्रेरिन एक एंजाइम इसको आप कॉर्मोसिन भी कहते हैं। ये इन्फेंट्स के अंदर ज्यादातर एक्टिव होता है, जो एडल्ट के अंदर उसके अंदर नहीं होता। तो इन्फेंट्स के अंदर ये है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि मिल्क इनटेक करते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम उनको अगर वॉमिट होती है तो वो आपको दूध जो निकलता है वो फुटा हुआ दूध निकलता है। रीजन इसकी यही है कि उसके ऊपर रेनिन एक एंजाइम है, वो एक्ट करता है और जिसकी वजह से कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की, और ये एडल्ट के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जो है ना मिल्क प्रोटीन जो है कैसीन वो कन्वर्ट कर इज कन्वर्टेड इनटू पैरा कैसीन, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो कैसीन प्रोटीन आपकी मिल्क की है उसको जो है ना कन्वर्ट कर देगा आपके जो है ना पैरा कैसीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। द डीनेचर्ड प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेड फर्दर बाय पेप्सिन। और आपके सामने जो जिसमें फॉर एग्जांपल डीनेचर्ड प्रोटीन पैरा कैसीन बनती है उसको मजीद जो डाइजेशन करवाई जाती है वो फिर पेप्सिन के थ्रू होती है, लेकिन रेनिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लाइसिस करवाता है, ठीक। फिर पेप्सिन आ जाती है। पेप्सिन आपको पता है ये चीफ सेल ऑफ स्टमक से रिलीज होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, उसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसकी वजह से पीए जो स्टमक की थी वो 2 से 3 हो गई थी, वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑप्टिमम पीए जो पेप्सिन की है वो 2 है, जो कि आपके सामने और पेप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टाइडेज है, ठीक है जी। अच्छा, बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन प्रोटीन है ब्रोकन डाउन टू प्रोटीओजेंस, ठीक है। आपको पता है आप लोगों ने कल प्रोटीओजेंस पढ़े थे। शॉर्ट चेन जो है ना आपके सामने प्रोटीन होती है उनको प्रोटीओजेंस कहते हैं। तो आपकी पेप्सिन जब एक्ट करती है प्रोटीन के ऊपर तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है प्रोटीओजेंस के अंदर। अच्छा जी,
आगे हम लोगों के सामने आ जाता है आपके पैंक्रियाटिक डाइजेशन। आपको पता है कि वंस अगर आपका फूड है या आपका कोई प्रोटीन डाइट है, और प्रोटीन डाइट जो है वो आपकी करेगी, अच्छा प्रोटीन डाइट आपके जीआईटी के अंदर एंटर होगी, तो जीआईटी जो है वो एंटर क्या करेगा, आपके पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो कहता है ऑप्टिमम पीएच जो पैंक्रियाटिक एक्टिविटी की होती है वो पीएच होती है 8। ठीक है, और ये जो है ये इसको प्रोवाइड कौन करता है, अल्कलाइन बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये अल्कलाइन पीएच किस तरह से मेंटेन की जाती है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सिक्रेट आउट किए जाते हैं, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो फिर आपके सामने जो है जो पीएच है उसको आपकी जो है ना अल्कलाइन मेंटेन कर देते हैं। वो कहता है कि सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो आपके जीआईटी के आपके जो है ना सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ गया। ठीक है, तो आपके पैनक्रियास को कैसे पता लगेगा कि अब मैंने भाई सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है। आपकी जीआईटी से सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग पॉलीसिस्टोकाइनिन कहते हैं और पैनक्रियोडामिन कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो है आपके सामने क्या करते हैं, आपके सामने जो है स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियास सिक्रीशन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एंडोपेप्टाइडेज होते हैं जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन लास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो बच्चे, ये जो आप पूछ रहे थे ना कि कार्बोक्स एक्सोपेप्टाइडेज की मुझे एक एग्जांपल दे दें। यहाँ पे ये वाला जो एंजाइम है ना, ये एंडोपेप्टाइडेज नहीं है, ये एक्सोपेप्टाइडेज है जो कि कार्बोक्सी टर्मिनल के ऊपर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज दैट इज रिलीज इन द जीआईटी in the small intestine by pancreatic juice is an example of exopeptidase. Clear है यस बच्चे? मैम। ठीक है, अच्छा, अब ट्रिप्सिन इज अनदर एंजाइम जो कि आपके सामने रिलीज होता है। ये आपके एंटेरोकाइनेज एक आपका जो हार्मोन है जो कि एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज जो कि जीआईटी से रिलीज होता है। ठीक है, इसको ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा अब देयर आर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन या एक्टिवेटेड पेप्सिन मौजूद नहीं है ना, तो फिर तो एंटेरोकाइनेज या फिर एसीएल आएगा और आकर आपके सामने ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिन बनाएगा। लेकिन आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, तो वो ट्रिप्सिन जो है ना फर्दर अपनी ऑटो एक्टिवेशन खुद कर सकता है। ठीक है जी, तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट अदर एंजाइम मॉलिक्यूल वो एक्टिवेट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये एक्टिवेशन किस तरह से होती है, कभी कभार ना देखो क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, कभी कभार एंड्स के ऊपर क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 अमाइनो एसिड जिसकी जो क्या होते हैं नॉन फंक्शनिंग होते हैं। अब वो अमाइनो एसिड अगर वहां से रिमूव कर दिए जाएं तो आपकी प्रोटीन क्या होती है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहता है कि ट्रिप्सिन कैटालाइज हाइड्रोलिसिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन को क्या करता है, वो वहां से रिमूव कर देता है और बाकी ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर अगेन कन्वर्ट कर देता है। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि आपके सामने प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाती है जनाब ट्रिप्सिनोजिन की, और मतलब इन पैनक्रियास के अंदर ट्रिप्सिनोजिन खुद ब खुद ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन उन्होंने करवाई होती है। ठीक है, तो जब वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रिलीज हो रहा है तब तो ये आपके सामने जो पैनक्रियास के वॉल है उनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा तो ये पैनक्रियाटिक सेल की खुद ब खुद ऑटो डाइजेशन कॉज करने लग जाएगा जिसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो यस पूछ मैम लें। क्लियर है। ओके, फिर हम लोगों के सामने काइमोट्रिप्सिन है। काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन काइमोट्रिप्सिन सो दैट द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड एज सिलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस प्रोड्यूसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रिप्सिन क्या करेगी, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिन के ऊपर एक्ट करेगी और उसको कन्वर्ट करेगी काइमोट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, और फिर वो अपनी प्रोटीलेटिक एक्टिविटी करेगी और प्रोटीलेटिक एक्टिविटी करके अपना कैटालिटिक फंक्शन शो करेगी। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डिग्रेड करती है स्मॉल प्रोटीन के अंदर। ठीक है, उनकी फर्दर अगर हम लोगों ने ब्रेक डाउन करवानी है इनटू डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड जिसके 2 अमाइनो एसिड हो या 3 अमाइनो एसिड हो, तो उसके ऊपर फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज उनकी जो कार्बोक्सिक टर्मिनल है ना या कार्बोक्सिक वाला COOH वाला टर्मिनल है उसके ऊपर आकर एक्ट करेगा। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देगा, फर्दर डाइजेशन कर देगा या अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, दी आर मेटालो एंजाइम रिक्वायरिंग जिंक। सर्टेन एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको आपको पता है कि मेटल लाइन चाहिए होते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये क्या है, मेटालो एंजाइम है जिनको जिंक एज अ जो है ना कोफैक्टर चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन।
ठीक है, अब इसको यहीं तक रखें, इंशाल्लाह कल फिर हम लोग जो है इंटेस्टाइनल डाइजेशन और आगे जो है मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बच्चे यहाँ तक है तो पूछे मेरे से। अच्छा, अमाइनो एसिड टर्मिनल के अंदर ना जो है हम लोगों की अमाइनो एसिड जो है वो जो एक्सोपेप्टाइडेज है ना, उसके अंदर एग्जांपल ही इस तरह से है कि अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर अटैच होगा तो अमाइनो कार्बोक्सीपेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज होगा, और अगर कार्बोक्सी ग्रुप पे ऐड करेगा ना तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होगा। ठीक है जी, इसको पढ़ लें। और अगर जिन बच्चों ने चैप्टर का जो पूछते हैं उसके अंदर प्रोटीन डाइजेशन वाला टॉपिक जो है ना आपके जो है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चैप्टर नंबर 1, ठीक है, लिपन कोड फ्रॉम लिपन कोड, आप वो देख लो। ठीक है, और ये जो डिजीजेज हैं वो आप यहाँ से ही देख लो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपने वैसे देखनी है तो ये आपके सामने फिब्रस प्रोटीन है, उसका है टॉपिक लिपन कोड का, वहां से खोल के डिजीजेज देखें, बाकी नहीं देखनी आप। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लो। मैम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो मैम एसिड एंड प्रोटीन इंक्लूड है। अच्छा, ये क्या आप बता रही हैं या पूछ रही हैं? ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इंक्लूड हैं। बेटा अभी तक जो है ये नहीं इंक्लूड एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड। जो एम्फोटेरिक की केस के अंदर वो फिर आप हेसेलबर्ग जो इक्वेशन है ना, हेंडरसन हेसेलबर्ग इक्वेशन, अगर वो देख रहे हो तो वो नहीं कर। ठीक है, और कुछ वो नहीं इंक्लूड। और जी बच्चे, और क्या, और आपको पूछ रहा था कोई बच्चा? मैम प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म तो इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं इंक्लूड? कौन कह रहा है? इंक्लूड है मैम। जी जी, वो तो इंक्लूड है, मैंने कब कहा है कि नहीं इंक्लूड? वो एम्फोटेरिक नेचर का पूछ रही है, दैट इज समथिंग एल्स। ओके मैम। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।